तो स्लाइट कंप्रेशन होगा वहां पर। This call वो is जो now being माउंटेन recorded. माउंटेन है उसकी वजह से वो रॉक रॉक के ऊपर लोड आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यानी कि उसका स्लाइट कंप्रेशन होगा। जो भी रॉक को अगर हम एक प्लेट की तरह मान लें तो रॉक की लेयर का कंप्रेशन हो जाएगा। लेकिन सर जैसे मतलब हमने पढ़ा था हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस में कि मतलब जब चारों तरफ से प्रेशर लगता है तो वॉल्यूम कम हो जाता है। हाँ, तो उसमें चारों तरफ से लग रहा था, इसमें ये नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है ऊपर से। तो जो ऐसे हम टेंशन लेते हैं, टेंशन की जगह कंप्रेशन हो जाएगा, स्लाइट बहुत स्लाइट होगा वो। ठीक है। तो क्लास सब लोग आ गए आप लोग? आप लोगों को अभी आज एक क्विज है आप लोगों की। ठीक है। तो इसमें ए और बी दोनों बैच स्टूडेंट्स है ना, तो ए बैच वाले 7 o'clock पर आपको वो क्विज ज्वाइन करनी है। वो आपको हर सर लिंक भेज देंगे अभी। ओके सर। और जो बी वाले बैच वाले हैं उनका 7:30 तक क्लास है, वो 7:30 पे क्विज ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। तो ए बैच वाले 7 o'clock क्लास के बाद 7 o'clock पे क्विज ज्वाइन कर लेंगे, और जो बी बैच वाले हैं उनकी क्लास है इसलिए वो 7:30 पे वो क्विज ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। हाँ, और लिंक हर सर आपको इसमें मैसेज में डाल देंगे, तो लिंक आपको मिल जाएगा। ओके सर। ओके, चलो अब क्लास में चलते हैं हम लोग। तो लास्ट टाइम हमने 3 टाइप्स के मॉडल्स एक तो स्टडी किए थे, और पॉइजन्स रेशो और एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर, ये सब हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था। अब आगे चलते हैं। तो हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है फॉर ए मेटेलिक वायर। तो इस ग्राफ में जो जो चीजें हैं, पहले मैं ग्राफ बना दूं, फिर इसके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो ये इधर हम स्ट्रेस लेते हैं और एक्स एक्सिस पे हम स्ट्रेन लेते हैं। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, यहाँ थोड़ा ऐसा हो गया लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है बेसिकली।
बी पॉइंट हमारा ये है यहाँ पे। ये हमने एक स्टील वायर लिया, मेटेलिक वायर, और उसके ऊपर हम लोड इंक्रीज करते जाएंगे। तो लोड इंक्रीज करने से जो भी लोड या आपने फोर्स लगाई, फोर्स अपॉन एरिया, वो स्ट्रेस होगा और उसकी लेंथ में चेंज आता जाएगा। तो लेंथ में चेंज अपॉन ओरिजिनल लेंथ, उससे स्ट्रेन कैलकुलेट करें, और फोर्स अपॉन एरिया, जो भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वायर का, उससे हम स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे। अगर स्ट्रेस स्ट्रेन में ग्राफ ड्रॉ करें तो हमें ऐसे टाइप का ग्राफ मिलता है, यानी ओ से लेकर ए तक ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है जहां पे हुक्स लॉ फॉलो होगा। हुक्स लॉ यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल है, तो ये स्ट्रेट लाइन है हमारी। ए पॉइंट हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट कहलाता है। मतलब ए पॉइंट तक ये स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद ये ए टू बी, ये भी इलास्टिक जोन है लेकिन स्लाइड कर्व आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां तक बी तक हमने लोड हटा दिया, फोर्स हटा दी, तो वायर अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, यानी इलास्टिक बिहेवियर है। बी पॉइंट हमारा यील्ड पॉइंट कहलाता है। यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट का मतलब है ये ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल होगा ग्राफ यहाँ पे, यानी स्ट्रेस ऑलमोस्ट कांस्टेंट है लेकिन लेंथ वायर की इंक्रीज होती जा रही है। ये थोड़ी देर, थोड़ा डिस्टेंस जो बी से लेकर सी तक, ये स्मॉल डिस्टेंस है, तो ये हर वायर में अलग अलग होता है। ये यील्डिंग कहलाती है, यानी अब यील्डिंग शुरू हो गई, यानी स्ट्रेस कांस्टेंट है तब भी लेंथ इंक्रीज होती जा रही है। और उसके बाद ये स्ट्रेन बढ़ता जाएगा। स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ कुछ ऐसा चलेगा जैसा ये आ रहा है। तो ये लार्ज स्ट्रेन है, लार्ज स्ट्रेन है। स्ट्रेस में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है, करस देखें तो, और स्ट्रेन में काफी ज्यादा चेंज है। डी पॉइंट पर ये फ्रैक्चर हो जाता है, तो डी हमारा ये फ्रैक्चर पॉइंट है। डी पे जो स्ट्रेस होगा उसे हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहते हैं इसकी। तो ये जो ग्राफ है ये हमारे स्कूल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल एग्जाम में ज्यादातर ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इस तरह का डिस्क्राइब करने के लिए। तो इसमें हमने फिर से समझते हैं। हमने एक वायर लिया, यहाँ पर उसके ये लोड लगाया, लोड यानी वेट, और इस लोड को हम इंक्रीज करते जाते हैं जब तक कि ये वायर हमारा टूट नहीं जाता, फ्रैक्चर नहीं हो जाता। और लोड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो भी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उससे हम स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे, और डेल्टा एल अपॉन एल से स्ट्रेन कैलकुलेट करते हैं। और करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो हमें ऐसे टाइप का ग्राफ मिलता है। अब हम देखें, ये ए पॉइंट हमारी प्रोपोर्शनल लिमिट है। तो पहले प्रोपोर्शनल लिमिट समझनी है। प्रोपोर्शनल लिमिट मतलब स्ट्रेस की वो वैल्यू जहां तक स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इनके बीच में ये स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है। इसको हम प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं। फिर बी हमारा यील्ड पॉइंट है, यहाँ पे यील्डिंग हमारी स्टार्ट होने वाली है। तो जस्ट बी से पहले तक जो स्ट्रेस होगा वो ये बी तक हमारी इलास्टिक लिमिट है, यानी इसके बीच में हम कोई भी स्ट्रेस लगाएंगे तो
स्ट्रेस रिमूव करने के बाद स्ट्रेन जीरो हो जाता है, स्ट्रेन जीरो हो जाता है, यानी यहाँ तक ये जो वायर है इलास्टिकली बिहेव करता है। और अगर हम स्ट्रेस लोड हटा दें उसके बाद भी उसमें परमानेंट स्ट्रेन आया है तो उसे हम प्लास्टिक बिहेवियर कहते हैं। तो बी के बाद से ये जो जोन है कर्व का, ये हमारा प्लास्टिक जोन कहलाता है। सर प्लास्टिक बिहेवियर समझ में नहीं आया। प्लास्टिक बिहेवियर का मतलब है कि हमने लोड हटा लिया फिर भी उसके बाद भी वायर की लेंथ चेंज हो गई है, इंक्रीज हो गई, तो वो इंक्रीज लेंथ वापस नहीं आएगा, वायर पूरी तरह से अपनी ओरिजिनल लेंथ में नहीं आएगा जो यहाँ पे था, जो हमने लोड लगाना शुरू किया था। तो उसको हम प्लास्टिक जोन कहते हैं, यानी उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आया था, वायर की लेंथ परमानेंटली इंक्रीज हो गई। तो अगर हम 20 से आगे आएंगे तो यहाँ पे हम स्ट्रेस, यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगानी पड़ती, अपने आप ही स्ट्रेस और स्ट्रेन में ये वेरिएशन आता है। और डी पॉइंट पर जाकर ये जो स्ट्रेस होगा जहां पर ये वायर फ्रैक्चर हो रहा है उस पॉइंट को हम फ्रैक्चर पॉइंट, और इस यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा उसे हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहते हैं। तो ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो ये स्ट्रेट लाइन पोर्शन है, जो भी लोड लगाए हम इस वायर के ऊपर, वो हमारा स्ट्रेस के बीच में ही रहे, जिससे कि वायर अपनी लेंथ एक तो रिगेन कर लेगा और स्ट्रेन भी बहुत कम होगा, तो जिससे कि वो इस जोन में ना जाए। ये हमारा एक तरह से प्लास्टिक जोन, यानी डिफॉर्मेशन कंटिन्यूअस बढ़ता जाता है, तो इस जोन में हम नहीं जाते। इसलिए हर स्टील, ये स्टील के लिए तो हम जो भी मेटेलिक वायर्स होते हैं, हर एक वायर के लिए हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ होते हैं, तो उससे हम देखकर जो मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेस है हम अपना स्ट्रेस इस जोन में ही रखते हैं हमेशा, जिससे कि इसमें ये इस तरह का फेल्योर ना हो। यहाँ तक नोट करो एक बार, कोई डिफिकल्टी है तो बताओ मुझे। सर फ्रैक्चर पॉइंट का समझ में नहीं आया सर। फ्रैक्चर पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे वायर टूट जाएगा, वो फ्रैक्चर पॉइंट है। सर बी टू सी ओके। में भी प्लास्टिक है, प्लास्टिक बिहेवियर। हाँ, बी से लेके डी तक वो पूरा प्लास्टिक बिहेवियर है। ओके सर। Well, sir. ये हमें ग्राफ के स्टेजेस याद रखनी है बाकी, और ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनको डिस्क्राइब कर देना है एग्जाम के लिए, स्कूल एग्जाम में ये ज्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा हमारे पास एक दो ग्राफ और हैं, जैसे कि इलास्टोमर्स होते हैं और ब्रिटल मटेरियल होता है। अभी आगे चलता हूँ, अभी समझाता हूँ। तो ये डक्टाइल मटेरियल कहलाता है। मटेरियल जैसे कई तरह के मटेरियल होते हैं, डक्टाइल मटेरियल एंड ब्रिटल मटेरियल। सर एक मिनट नोट कर रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ बस। अच्छा ठीक है, नोट करो एक मिनट। डन सर। आप लोगों का जो टेस्ट होगा, अभी टेस्ट में ग्रेविटेशन चैप्टर आएगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशन दोनों के लिए कॉमन ही है, तो ग्रेविटेशन का टेस्ट होगा आपका।
तो बेसिकली हमारे पास दो तरह के मटेरियल होते हैं, डक्टाइल मटेरियल एंड ब्रिटल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल ये जैसे ये वायर था, जिसको लोड लगाते हैं तो उसमें लार्ज प्लास्टिक रेंज होती है, लार्ज प्लास्टिक रेंज। यानी टूटने से पहले उसमें हम देखेंगे जो स्ट्रेन है वो काफी ज्यादा इंड्यूस हो जाता है। ये देखें यहाँ पे, इसके बाद टूट रहा है तो ये इतनी दूर तक इसमें एक्सटेंशन होता जाता है, स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे मटेरियल को हम डक्टाइल मटेरियल कहते हैं, जिसमें लार्ज प्लास्टिक रेंज हो। तो इसके एग्जांपल जैसे कि कॉपर, सिल्वर, जो भी मेटल्स होते हैं जिनसे वायर बन सकते हैं, वो सारे मटेरियल डक्टाइल मटेरियल हैं। और ब्रिटल मटेरियल इसका जस्ट कन्वर्स, जिसमें वेरी स्मॉल प्लास्टिक रेंज हो। यानी जिसमें थोड़ा सा भी स्ट्रेस लगाते ही वो एक्सटेंशन नहीं होता बल्कि टूट जाते हैं। जैसे कि सल्फर। ग्लास, ग्लास है, सिरेमिक है, तो इसमें अगर थोड़ा भी स्ट्रेस इनके लिमिट से आगे लगा तो ये ग्लास सीधे टूट जाएगा। अगर छूट गया हाथ से कोई भी ग्लास का मटेरियल तो सीधे ब्रेक हो जाएगा। तो वो ब्रिटल मटेरियल है जिसमें प्लास्टिक रेंज बहुत कम होती है। तो इन ब्रिटल मटेरियल के लिए देखें ग्राफ, ये जो हमने स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बनाया है ये डक्टाइल मटेरियल के लिए। और ब्रिटल के लिए कैसा होगा यहाँ नीचे बना रहा हूँ। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन यहाँ तक था, ये इलास्टिक लिमिट थी हमारी अप्रोक्सीमेट, और इसके बाद ये सीधे यहाँ पे ये ब्रेकिंग पॉइंट आ गया। यानी ज्यादा स्ट्रेन लेगा नहीं, ये थोड़े स्ट्रेन और एक्स्ट्रा हुआ और ये टूट जाएगा। तो ये हमारा ब्रिटल मटेरियल के लिए ग्राफ ऐसा होगा। इसके अलावा एक टाइप के और मटेरियल हैं जिन्हें हम इलास्टोमर्स कहते हैं। तो ये सबके ग्राफ की शेप हमें याद रखनी है। तो ये ब्रिटल तो समझ में आ गया हमें, Yes, sir. क्लास क्लियर है। Yes, sir. हाँ, इलास्टोमर्स जिनको हम लार्ज स्ट्रेन दे सकते हैं, जिनको हम ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं, वो इलास्टोमर्स कहलाते हैं। तो इनका स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ कुछ ऐसे टाइप का होता है।
तो जैसे कि फॉर एग्जांपल रबड़ होता है, रबड़, तो रबड़ बैंड या रबड़ जो होता है उससे हम खींच सकते हैं, तो खींचने के बाद उसमें स्ट्रेन आ गया, लेकिन जब उसे छोड़ेंगे तो फिर वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। और इसी तरह हार्ट से जो ब्लड ले जाता है, ब्लड वेसल, जिसे हम एओर्टा बोलते हैं, एओर्टा। एक मिनट में फिर से लिखता हूँ। तो ये हमारा ब्लड वेसल कैरिंग ब्लड फ्रॉम द हार्ट। तो हार्ट से जो ब्लड ले जाता है उस ब्लड वेसल का नाम एओर्टा है, वो भी इलास्टोमर होता है। तो इससे क्या फायदा होता है कि अगर थोड़ा स्ट्रेस होता है, उसमें ब्लड सप्लाई होती है, तो वो एक्सपेंड करके अपनी शेप चेंज कर लेगा, और जब उसमें से ब्लड चला गया तो फिर फर्दर अपनी शेप में आ जाएगा। तो इससे वो हमारे लिए एक सेफ वेसल की तरह बिहेव करता है। तो इसी तरह रबड़, रबड़ को हमने पुल किया और फिर जब हम उसे रिलीज करेंगे, छोड़ देंगे, तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में आता है। तो ऐसे मटेरियल को हम इलास्टोमर्स कहते हैं। तो इसमें देखें, स्ट्रेस हमने स्लाइड बढ़ाया लेकिन स्ट्रेन ज्यादा ले रहा है, ये स्ट्रेन ज्यादा ले रहा है, यानी ये ज्यादा हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। ऐसे मटेरियल को हम इलास्टोमर्स कहते हैं। सर इसमें प्लास्टिक लिमिट नहीं होती? नहीं, ये इलास्टिक ही कहलाते हैं। ये इनकी शेप इस तरह की होती है, ये वापस आ जाते हैं, तभी तक इनका यूज है। ठीक है। ओके सर। तो इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों की वैल्यू इंक्रीज होती है? हाँ, दोनों बढ़ रहे हैं। ओके। इसमें तो फिर फ्रैक्चर पॉइंट तो हो गई। वो कहीं ना कहीं तो टूटेगा ही, वो फ्रैक्चर पॉइंट है, जहां भी वो टूट जाएगा। तो इसमें ग्राफ में नहीं है फिर वो? ग्राफ में इसलिए नहीं है कि हमें तोड़ना नहीं है, इसका हमारा यूज यही है। ठीक है। ओके सर। तो ये सब के लिए अलग अलग होगा। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? सर एक चीज पूछनी थी, जो इलास्टोमर्स है उसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसे डिफॉर्म करना है तो हमें उसके ऊपर ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, और लेकिन जब वो अपनी शेप में डिफॉर्म हो जाता है तो वो कम वर्क करता है। सर ऐसा क्यों होता है? जो वर्क डन था हमारा, वो था हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन था ना। तो अगर जितना हम स्ट्रेस वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, वही एनर्जी स्टोर्ड है। तो वो सर स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाँ, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। वो हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, तो स्ट्रेन ज्यादा होगा तो वर्क डन भी ज्यादा होगा। ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स है, ये कंप्लीट हो रहा है। अब मैं आपका नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। अब फ्लूइड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट भी बहुत है और थोड़ा बड़ा टॉपिक है। तो फ्लूइड में सबसे पहले हम देखें अगर, तो दो चीजें हम स्टडी करेंगे, एक डेंसिटी और एक प्रेशर।
प्रेशर हमने डिफाइन किया हुआ है ऑलरेडी। फोर्स अपॉन एरिया, जिस एरिया पे वो फोर्स लग रही है दैट इज प्रेशर। तो प्रेशर के लिए हम इससे फाइंड करेंगे फोर्स अपॉन एरिया, और कहीं कहीं हम अभी यूज करने वाले हैं स्पेसिफिक डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी is defined as density of substance upon density of water. At 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसलिए लेते हैं क्योंकि वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होती है और 1 यूनिट होती है, यानी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये डेंसिटी मैक्सिमम भी है और यूनिट नंबर है 1, तो इसलिए इसको डिवाइड करने में आसान हो जाता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो जो भी रिलेटिव डेंसिटी गिवन होगी उसको डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें सब्सटेंस की डेंसिटी मिलेगी। इसको हम यूज करेंगे आगे। इसमें एक है पास्कल्स लॉ। इसके अकॉर्डिंग अगर हम एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं किसी भी लिक्विड में तो वो फ्लूइड मतलब लिक्विड एंड गैसेस, उनको हम फ्लूइड कहते हैं। तो वो प्रेशर इक्वल ट्रांसमिट हो जाता है ऑल डायरेक्शन में। Enclosed liquid is transmitted equally in all directions. और अगर फ्लूइड एट रेस्ट हो तो सभी पॉइंट पे प्रेशर सेम होता है, अगर हम ग्रेविटी इग्नोर कर दें तो, यानी सेम लेवल पर अगर हम देखें। वी इग्नोर ग्रेविटी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका भी यूज देखेंगे।
तो पास्कल्स लॉ क्या हुआ, अगर हमने कोई लिक्विड लिया एक कंटेनर में और उस पे एक जगह कहीं प्रेशर लगाया किसी भी पॉइंट पर, तो वो प्रेशर पूरे लिक्विड में सब जगह इक्वल प्रेशर ट्रांसमिट हो जाता है, यानी सब जगह वो प्रेशर आ जाएगा जो भी प्रेशर हमने एडिशनल लगाया है उसमें। नंबर वन। नंबर टू, अगर कोई लिक्विड एट रेस्ट है यानी मूव नहीं कर रहा, खाली कंटेनर में लिक्विड है, तो उसके किसी भी पॉइंट पर हम देखें, तो अगर वो सेम लेवल पर हम देखें, लेवल सेम रहे यानी स्मॉल एलिमेंट लें, तो चारों तरफ से उसके ऊपर जो प्रेशर लगेगा वो सेम लग रहा होगा। तो अगर हम ये स्मॉल एलिमेंट लें, ये इंपॉर्टेंट है, जिससे कि उसका लेवल ऊपर से जो लेवल है उसका सेम होना चाहिए, तो उस पे चारों तरफ से प्रेशर लग रहा है, एक इधर ऊपर और इधर ये नॉर्मल। ये मैंने स्मॉल एलिमेंट ले लिया एक ट्रायंगुलर प्रिज्म, तो इस पे ये जो प्रेशर होगा, तीनों प्रेशर सेम लग रहे होंगे। इस पास्कल्स लॉ का हम यूज करते हैं हाइड्रोलिक जैक में, जिससे कि हम किसी भी कार को स्मॉल प्रेशर हम अप्लाई करते हैं और जैक से हम बहुत हैवी कार ऊपर उठा देते हैं। तो ये पास्कल्स लॉ कैसे काम करता है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। पहले यहां तक किसी को कोई डिफिकल्टी है? सर ये जो आपने P1 P2 P3 इक्वल है, इसमें कंटेनर का लेवल इक्वल होना चाहिए वाटर से। कंटेनर का, हाँ, ये स्मॉल एलिमेंट होना चाहिए, जिससे कि ये डेप्थ जो है फ्री सरफेस से वो तीनों के लिए ऑलमोस्ट सेम होगी। ये वेरी स्मॉल एलिमेंट लिया है हमने, यस सर। तो प्रेशर सेम होगा, यानी कोई भी स्मॉल शेप का एलिमेंट जिस जहां भी लेंगे चारों तरफ से प्रेशर उसमें सेम लग रहा होगा। ओके सर। सर एक बार फर्स्ट पॉइंट दोबारा बता दीजिए। फर्स्ट पॉइंट के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ, उससे और अच्छा समझ में आएगा। फर्स्ट पॉइंट ये लिक्विड है कोई, इसका यूज हम जैक में करते हैं। ये कह रहे हैं अगर किसी पॉइंट पे प्रेशर लगाया, हमने यहाँ पे फोर्स लगाई, तो जो भी फोर्स लगाएंगे ये जो एरिया होगा यहाँ पर, फोर्स अपॉन एरिया, उसके बराबर यहाँ प्रेशर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो भी प्रेशर हमने यहाँ अप्लाई किया वो सेम प्रेशर इस पूरे लिक्विड में ट्रांसमिट हो जाता है, यानी सब जगह वो प्रेशर आ गया। तो इससे क्या फायदा होगा, जो हमने यहाँ प्रेशर लगाया वो सेम प्रेशर यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखें, अगर इसका जो वेट है उसको मैं फोर्स F2 कह रहा हूँ, फोर्स F, और इसका एरिया क्रॉस सेक्शन यहाँ पर A2 है। तो F1 अपॉन A1, ये जो भी प्रेशर है ये यहाँ पर प्रेशर होगा, फोर्स अपॉन एरिया, और यही प्रेशर ये ट्रांसमिट हो गया। तो इससे हमारा F2 जो फोर्स है वो देखें जरा कितनी आ गई, यानी इसको बैलेंस करने वाली है। जो प्रेशर नीचे से लगा, ये प्रेशर इनटू एरिया इस फोर्स को बैलेंस कर लेगा। तो अगर A2 अपॉन A1 हम लार्ज ले लें, सपोज मैं इसको 200 ले लेता हूं,
तो यानी जो भी हमने स्मॉल फोर्स लगाई है वो इतने टाइम्स हो जाएगी, 200 टाइम्स वो फोर्स आएगी। तो हमने स्मॉल फोर्स लगाई और हमें यहाँ पर हम जो भी स्मॉल फोर्स लगाई उसके 200 टाइम्स फोर्स यानी इतने वेट को हम उठा सकते हैं। तो ये हम इसका यूज हम हाइड्रोलिक जैक में करते हैं। जो हाइड्रोलिक जैक होते हैं, जब कार का टायर चेंज करना होता है तो हम उसमें बहुत स्मॉल फोर्स लगा रहे होते हैं, लेकिन देखते हैं पूरी कार ऊपर उठ जाती है। देखा है आपने? तो वहां पे हम ये पास्कल्स लॉ का यूज करते हैं। अब आया समझ में? यस सर। यस सर यस हाँ, तो यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी आपको याद हो गई, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, और उसे हम लेते हैं वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्योंकि वो 1 यूनिट होती है और मैक्सिमम होती है और 1 यूनिट होती है, यानी 1 ग्राम पर सीसी या 1000 केजी पर मीटर क्यूब वाटर की डेंसिटी। अभी हम आगे और बढ़ते हैं, पहले एक बार देखें जरा लिक्विड की वजह से प्रेशर कितना लगता है। यहाँ तक नोट हो गया? यस सर एक बार बस नोट कर रहे हैं। हाँ कर लो। डन सर। ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर मुझे ग्रेविटी का इफेक्ट निकाल रहा हूं मैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, ये इमेजिनरी एक सिलेंडर ले लिया मैंने लिक्विड का। ये लिक्विड है, इसके अंदर या फ्लूइड कह सकते हैं, कोई भी फ्लूइड, हम इससे कोई भी लिक्विड ले लेते हैं। और उस लिक्विड के अंदर मैंने ऐसे ये इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ कर दिया। तो देखें इस सिलेंडर के ऊपर अगर इसकी हाइट h है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है सपोज, रो हमारा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है। फ्लूइड मीन्स गैस एंड लिक्विड, दोनों को मिलाकर हम फ्लूइड कहते हैं, यानी गैस हो वो भी फ्लूइड है, लिक्विड वो भी फ्लूइड है। तो पर अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी आप इसको लिक्विड मान लो अपने मन में। तो इसके ऊपर देखें क्या हो रहा होगा, ये अगर इमेजिनरी सिलेंडर लें तो इस ये जो लिक्विड होगा इसकी वजह से एक प्रेशर लग रहा होगा ऊपर, इसको मैं P1 कह रहा हूँ।
तो जैसे कि हमने देखा, ये अगर सिलेंडर है तो इस पे चारों तरफ से प्रेशर लगेगा, इधर ये प्रेशर लगेगा, इधर ये हॉरिजॉन्टल प्रेशर लगेगा, और एक प्रेशर ये लग रहा होगा P2 अपवर्ड डायरेक्शन में। और इसका जो वेट है सिलेंडर, ये जो इमेजिनरी सिलेंडर के अंदर लिक्विड है उसका वेट वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा होगा। तो इसके इक्विलिब्रियम के लिए डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स इक्वल होंगी। तो ये जो प्रेशर है, प्रेशर इनटू इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये फोर्स होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वेट W इक्वल टू mg, ये है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और P2 इंटू ए, ये प्रेशर यहाँ पे जो लग रहा होगा, इस ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उस प्रेशर से इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। और डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स बैलेंस कर रही होंगी। तो इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा होगा, P1 इंटू ए प्लस वेट इसको मैं इधर ले आता हूँ, वेट को मैं लिख सकता हूँ mg, और इस mg को मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास को, और वॉल्यूम है एरिया क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट, और ये ए और ये कैंसिल हो गए। तो किसी भी पॉइंट पे प्रेशर निकालने का मेरे पास एक ये मेथड आ गया। यहाँ प्रेशर निकालना है तो यहाँ पे जो भी प्रेशर है प्लस इस लिक्विड कॉलम की वजह से एच रो जी प्रेशर और ऐड कर देना है। तो जहां भी प्रेशर निकालेंगे, अगर मैं यहाँ इस सरफेस से डेप्थ लेता तो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी, यानी जो भी प्रेशर अपर लेवल पर है प्लस उससे हम जितना नीचे जाएंगे लिक्विड के अंदर एच रो जी के बराबर एडिशनल प्रेशर आ जाएगा, यानी दो लेवल के बीच में प्रेशर डिफरेंस एच रो जी होगा। तो इससे हम प्रेशर फाइंड करेंगे कहीं भी। तो पहले यहां तक देखो, फिर इसकी थोड़ी प्रैक्टिस देखते हैं अभी। और ये क्वेश्चन करने से पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर और देखें। तो जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं अर्थ के ऊपर, उनकी वजह से जो प्रेशर होता है उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो इसको हम कैसे मेजर करते हैं, इसके लिए हम मर्क्यूरी का बैरोमीटर लेते हैं।
तो यहाँ पे ये मर्करी फिल कर रखा है हमने, और ये ग्लास ट्यूब होती है जिससे हम, ये ओपन है यहाँ से, ये इन्वर्टेड है यहाँ से, क्लोज्ड है, और ऊपर यहाँ पे वैक्यूम है। क्योंकि ये वैक्यूम है यहाँ पे प्रेशर 0 होता है। तो ये क्या होता है, एटमॉस्फेयर की वजह से इस पे ये प्रेशर लगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इस प्रेशर की वजह से ये सेम लेवल पर, जहां जो इस लिक्विड में यहाँ पे प्रेशर है वो यहाँ होना चाहिए, सेम लेवल पे सेम प्रेशर होना चाहिए। तो इसलिए सेम लेवल पे सेम प्रेशर लाने के लिए यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, इसमें ये वैक्यूम ट्यूब को हम इन्वर्ट करके इस मरकरी में रख देते हैं। तो इससे क्या होता है, ये मरकरी ऊपर इसके अंदर चला जाता है, और कब तक जाएगा, जब तक कि इसकी वजह से प्रेशर यहाँ पर सेम ना हो जाए जो कि यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो इसको अगर मैं बी पॉइंट कहता हूँ, को मैं ए पॉइंट कहता हूँ, तो प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी। तो इससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं। बी पे प्रेशर कितना होगा, इसकी हाइट अगर एच है तो ये वाला प्रेशर जो कि 0 है, इसको मैं सी मान लेता हूँ, पी सी लिख रहा हूं मैं, प्रेशर एट पॉइंट सी। तो बी पे जो प्रेशर होगा पी सी प्लस एच रो जी, और पी सी है मेरा 0। तो इस हाइट से ये प्रेशर मेजर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये हाइट मर्क्यूरी कॉलम की जो हाइट है एच, 760 मिलीमीटर मेजर हुई है जनरली, अप्रोक्सीमेटली ये 760 मिलीमीटर है। तो इससे अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालें, एच रो जी, रो डेंसिटी मर्क्यूरी की लेनी है हमें, एच है हमारे पास 0.76, मर्करी की डेंसिटी 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब होती है, और जी की वैल्यू हम 9.8 ले रहे हैं यहाँ पे, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो ये देख रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना आता है, 1.013 इंटू 10⁻5 पास्कल। पास्कल ये ऐसा यूनिट है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसे हम पास्कल कहते हैं। तो जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इतना है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसकी वजह से, जो भी एयर की लेयर्स हैं जो कि फ्यू 100 किलोमीटर तक है ऊपर अगर हम जाएं, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं प्रेशर कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि लेयर कम होती जाएंगी। हम इसमें जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वहां पे खाली उतनी लेयर हुई, इसके ऊपर वाली लेयर हुई, ये वाली लेयर प्रेशर नहीं लगा रही। जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं सारी लेयर एड अप होती आ रही है, तो इसलिए नीचे प्रेशर सबसे ज्यादा होगा ग्राउंड पे। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एयर में, वहां पे प्रेशर हमारा डिक्रीज होता जाएगा। तो अर्थ के ऊपर हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हम इतना काउंट करते हैं। यहाँ तक देखो, यहाँ तक समझ में आया आपको? यस यस। सर। तो अब हम इस प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे।
मान लें इसके अंदर हमने एक लिक्विड लिया कंटेनर में, इसकी टोटल हाइट h थी, उसे मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और जो एटमॉस्फेयर की वजह से प्रेशर है उसका नाम मैं ATM रख ले रहा हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि यहाँ एयर की वजह से लग रहा होगा यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मुझे जहां भी प्रेशर निकालना है वहां पे इसके ऊपर का प्रेशर प्लस h रो जी एड अप कर देना है। तो ए पॉइंट पर प्रेशर एक तो यहाँ पे जो एयर है उसकी वजह से प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस लिक्विड की वजह से प्रेशर तो 0, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड की हाइट नहीं है, हमने सीधे अपर पॉइंट पे ले लिया, तो यहाँ खाली एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा। यहाँ बी पॉइंट पे हमें प्रेशर निकालना है, तो यहाँ पे जो प्रेशर है प्लस जो भी लिक्विड है उसकी वजह से h रो जी एड अप कर देंगे, अभी हमने देखा था। तो ये होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस h/3 रो इंटू जी, जो भी लिक्विड की डेंसिटी है इंटू जी। इसी तरह अगर सी पॉइंट पे प्रेशर देखें हम, तो सी पॉइंट की डेप्थ यहाँ से 2h/3 हुई, तो ऐसे हम डिफरेंट पॉइंट पे प्रेशर फाइंड कर लेते हैं। डी पे क्या लिख दूं? ATM प्लस रो जी h रो जी। h रो जी, हाँ, क्योंकि टोटल डेप्थ आ गई डी पॉइंट पे h रो जी। तो यहां से लेके यहाँ तक देखें तो प्रेशर चेंज होता जा रहा है ना, चेंज होता जा रहा है। तो ये प्रेशर हम जिस भी पॉइंट पे निकालना हो इस रूल से फाइंड कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस Yes. Yes. ओके, अब अगर हम देखें खाली फ्लूइड की वजह से प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को थोड़ी देर छोड़ देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को खाली लिक्विड की वजह से देखें, तो सेम एग्जांपल में ले रहा हूं। तो जो हमारा प्रेशर होगा वो ऐसा लीनियरली इंक्रीज होता जा रहा है, लीनियरली इंक्रीज होता जा रहा है। बी पॉइंट पर यहाँ पे लिक्विड की वजह से प्रेशर है h/3 रो जी, और ये सी पॉइंट पे प्रेशर है ओनली ड्यू टू लिक्विड 2h/3 रो जी, यहाँ पर h रो जी, और ये लीनियरली इंक्रीज होता जा रहा है।
तो इसलिए अगर हमें इस वॉल के ऊपर फोर्स निकालनी हो तो हमें ये वेरिएबल प्रेशर कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर कंटिन्यूअस चेंज होता जा रहा है। तो प्रेशर इनटू एरिया, जो भी हम एरिया लेंगे प्रेशर से उस एरिया को, और वेरिएबल प्रेशर लेंगे, अभी देखेंगे कैसे निकालते हैं। प्रेशर इनटू एरिया, वो dx डिस्टेंस की स्ट्रिप लेके उसके ऊपर प्रेशर इनटू एरिया और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें नेट फोर्स आएगी ड्यू टू लिक्विड, अगर हम खाली लिक्विड की वजह से निकाल रहे हैं तो ये ए पॉइंट पर है, ये बी पॉइंट पर है, ये सी पर प्रेशर है और ये हमारा डी पे प्रेशर है। तो सबसे पहले दिमाग में हमें ये बात याद रखनी है कि जो प्रेशर का वेरिएशन है ये जो साइन है एरो, ये जो एरो है ये प्रेशर इंडिकेट कर रहे हैं। प्रेशर हमारा कंटिन्यूअस और लीनियरली बढ़ता जा रहा है, ऊपर से जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो प्रेशर हमारा बढ़ता जा रहा है। पहले ये समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। Yes. तो अगर मैं ये हाइट जैसे कि हमने लिया यहाँ पर h ले ली जाए, और इस लिक्विड की वजह से ये जो फ्रंट फेस है, ये साइड फेस भी ले सकते हैं हम, लेकिन ये मान लें कि ये फ्रंट वाला जो फेस है इसके ऊपर हमें फोर्स निकालनी है मान लो, और ये मैं ब्रेड्थ भी ले रहा हूँ। फोर्स ऑन द वॉल, ये जो वॉल है इस वॉल के ऊपर हम, जो प्रेशर है ये इधर राइट साइड में, राइट में लग रहा होगा, इसके ऊपर हमारी तरफ लग रहा होगा, यानी हर जगह लेफ्ट में इधर, तो सब जगह प्रेशर उस सरफेस के परपेंडिकुलर प्रेशर वर्क कर रहा है, और सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी यहाँ भी हॉरिजॉन्टल, इधर राइट साइड में हॉरिजॉन्टल, इधर लेफ्ट में हॉरिजॉन्टल, तो ऐसा लग रहा होगा, इधर लेफ्ट में लग रहा है, यहाँ पे जो प्रेशर है वो राइट में लग रहा है, और जो फ्रंट फेस है उस पे प्रेशर हमारी तरफ लग रहा है, एरो हमारी तरफ होंगे अंदर से वॉल की तरफ, यानी तो जो फोर्स होगी तो मैंने यहाँ से x डिस्टेंस पे ये dx थिकनेस की एक लेयर ले ली मैंने, dx थिकनेस। इससे क्या फायदा होगा कि अगर dx वेरी वेरी स्मॉल है तो x डेप्थ की वजह से जो यहाँ प्रेशर आएगा प्रेशर होगा x इंटू रो इंटू जी, एच रो जी की जगह ये x रो जी आ गया, खाली लिक्विड की वजह से निकाल रहे हैं ड्यू टू लिक्विड ओनली, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी नहीं ले रहे हैं। तो एक्स रो जी ये प्रेशर हो गया, प्रेशर इनटू ये जो हमने थिन लेयर लिए इसका एरिया dx थिकनेस है और इसकी ब्रेड्थ हमने b ली है, ये b इंटू dx, और x वेरी कर रहा है हमारा 0 से लेकर h तक। ये फोर्स आ रही है हमारे पास, ये कांस्टेंट है b रो g, ये मैंने बाहर ले लिए।
एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से लेके h तक। तो ये बी रो जी एच स्क्वायर बाई 2, ये टोटल फोर्स आ गई। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। तो कहीं भी फोर्स निकालनी है तो हम इस तरह से इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं। अब देखेंगे इसका शॉर्टकट मेथड। ये मैंने प्रेशर डायग्राम बनाया, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। तो ए पॉइंट पे जो प्रेशर है खाली लिक्विड की वजह से अपर पॉइंट उस पे 0 है, और बी पॉइंट पे जो प्रेशर है वो एच रो जी के बराबर है। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों का एवरेज प्रेशर ले लेना है। यानी अपर पॉइंट पे जो प्रेशर है और जो लोअर पॉइंट पे प्रेशर है, इन दोनों का एवरेज प्रेशर। और मैं ऐसा मान सकता हूं कि वो एवरेज प्रेशर सब जगह सेम है, ऊपर से लेके नीचे तक। तो मेरा एवरेज प्रेशर हुआ 0 प्लस एच रो जी बाई 2, यानी एच रो जी जो प्रेशर था डिवाइड बाई 2। और अब फोर्स निकालनी है तो एवरेज प्रेशर इंटू एरिया जिसके ऊपर भी मुझे ये फोर्स निकालनी है। यहाँ पे ये एरिया लेना है तो मुझे ये और ये सेम प्रेशर है जो हमने यहाँ इंटीग्रेशन करके निकाला था, राइट। तो अब इससे हमें एक मेथड Yes, मिल sir. गया कि जहां भी प्रेशर निकालना हो, हमें फोर्स निकालनी हो तो क्या करेंगे, अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट दोनों के बीच का एवरेज निकाल लो, दोनों का मीन निकाल लो इनटू एरिया। तो इससे हमारा ये प्रेशर फास्ट हो जाएगा, कैलकुलेशन फास्ट होगी। पहले यहां तक समझ में आया हमें? Yes, sir. Yes, sir. Yes. हाँ, तो ये चैप्टर है, ये इसमें काफी ज्यादा फॉर्मूले, पर हम धीरे धीरे करेंगे सब। आगे बढ़ने से पहले प्रेशर की कुछ डिफरेंट यूनिट है वो देखेंगे। कई यूनिट है जो हम यूज करते हैं। तो इसमें हम एक यूनिट है बार, 1 बार इज डिफाइंड एज 10⁵ पास्कल। और फिर हम यूज करते हैं टॉर। 1 टॉर इक्वल टू 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, यानी एच जी का 1 मिलीमीटर जो ऑफ एच जी है वो हम उसे 1 टॉर प्रेशर कहते हैं। तो ये सब हमें याद रखना है, इसलिए इस यूनिट में अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लिखें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी, और 1 मिलीमीटर ऑफ एच जी 1 टॉर है, तो इसलिए इसको हम लिखेंगे 760 टॉर।
ये भी एडिशनल यूनिट है जो हम यूज करेंगे। अब आगे मैं जा रहा हूँ आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर, जो कि हमने पहले पढ़ा था 9th क्लास में, लेकिन उसका यूज बीच बीच में होगा, उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए हम फिर से करेंगे उससे। तो ये मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। यहां तक समझ में आया पहले आप लोगों को? Yes, sir. Yes. Yes. तो देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या था। मान ली ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये इसका वॉल्यूम इनसाइड दिस लिक्विड है। लिक्विड की डेंसिटी मान लेते हैं रो है, ये इसमें फ्लोट कर रहा है। तो इसका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और इसके ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगती है जिसे हम अपथ्रस्ट कहते हैं। और ये जो अपथ्रस्ट फोर्स लगती है ये आर्किमिडीज ने समझाया था। अपथ्रस्ट, बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिख रहा हूं मैं, अपथ्रस्ट इक्वल टू weight of liquid displaced और ये जो जितना इसने लिक्विड डिस्प्लेस कर रखा है, यानी जितने वॉल्यूम में जितनी जगह में ये आ रहा है, ये इतना इसने लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस कर दिया यहाँ पर, इसकी जगह ये ऑब्जेक्ट आ गया है हमारा। तो जितना इसने ये लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रखा है इसके बराबर हमेशा अपथ्रस्ट लगेगा। अगर वो इसके वेट के बराबर हुआ तो ये फ्लोट करेगा, और अगर वेट ज्यादा हुआ तो ये फिर नीचे चला जाएगा। तो उस पर अपथ्रस्ट तो उतना ही लग रहा होगा जितना इसका वॉल्यूम होगा, यानी अगर ये पूरा अंदर आ गया तो इसका पूरा वॉल्यूम लेंगे, जो भी लिक्विड के अंदर वॉल्यूम होगा, लेकिन उसका वेट ज्यादा होगा तो फिर ये नीचे आ जाएगा यहाँ इसके सरफेस पर, ये जो लास्ट में है इस सरफेस के ऊपर आ जाएगा यहाँ नीचे। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कैसे निकालेंगे? इनसाइड वॉल्यूम, ये लिक्विड का वॉल्यूम हुआ जितना लिक्विड उसने डिस्प्लेस किया, और ये लिक्विड की डेंसिटी है। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ये मास हो गया, और मास इंटू जी ये वेट हो गया। तो इसको हम सिंपल लैंग्वेज में वी रो जी इस रूल से याद रखेंगे, लेकिन ये हमें याद रखना है कि वॉल्यूम कौन सा है इसमें, जो इनसाइड लिक्विड है, या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है ये। और ये जो रो है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। तो इससे हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये है कि जो अपथ्रस्ट होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लिक्विड के अंदर जाता है तो वो जितना लिक्विड डिस्प्लेस करता है वो ऑब्जेक्ट, उस लिक्विड डिस्प्लेस लिक्विड के बराबर जो उस लिक्विड का वेट होगा उतनी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगती है। ये बाथरूम में जो आपने बाथरूम का मग है उससे अगर बकेट के अंदर बाल्टी में आप नीचे ले जाते हो
तो कभी कभी आपने फील किया होगा, अगर बाल्टी में ऊपर से मग को ऐसे नीचे ले जाओगे वाटर में तो लग रहा है नीचे से कोई फोर्स लगा रहा है। ऐसा एक्सपीरियंस किया आप लोगों ने? Yes, sir. हाँ, तो वही जो फोर्स है वही अपथ्रस्ट है। तो अपथ्रस्ट इक्वल टू वी रो जी। बहुत ही आसान फॉर्मूला है हमारे पास। इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करने वाले हैं। यहां तक किसी को कोई डिफिकल्टी? हाँ सर। मान लीजिए वाटर है जिसकी डेंसिटी हमें गिवन है, याद भी रखनी है वाटर की डेंसिटी 1000 kg/m³ होती है, और यही डेंसिटी ग्राम में 1 ग्राम/cc सेंटीमीटर क्यूब होती है। ये दो याद रखना है, ये 1 ग्राम/cm³ है सीजीएस सिस्टम में, रो ऑफ वाटर। और ऐसा यूनिट में 10⁻³ kg/m³ है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमें गिवन है और ऐसा गिवन है 10% वॉल्यूम of the object is outside the liquid. और जैसे कि हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग find the density of material of object। तो हमें इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फाइंड करनी है, ये जिस मटेरियल का बना है। क्योंकि ये फ्लोट कर रहा है, ओ भाई कभी कभी ये मना कर देते हैं, नाराज हो जाते हैं ऊपर जाने में। तो इसके ऊपर दो फोर्स लग रही होंगी क्या? एक तो इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स जिसे हम कहते हैं, इसे ही बॉयंट फोर्स कहते हैं, इसे ही अपथ्रस्ट कहते हैं। तो ये अपथ्रस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो इसलिए ये जो वेट और अपथ्रस्ट है ये बैलेंस कर रहे होंगे। तो अगर V में वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट ले लूं तो आउट 10% ऑफ वॉल्यूम आउटसाइड है, इसलिए इनसाइड वॉल्यूम इज वेरी गुड 90% ऑफ वॉल्यूम इनसाइड होगा, यानी 0.9V। ये मेरा इनसाइड वॉल्यूम है। इसलिए देखें यहाँ पे वेट वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस जो मुझे फाइंड करनी है इंटू जी, ये वेट हुआ। ये किसके बराबर होगा? वॉल्यूम जो इनसाइड लिक्विड है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड यानी वाटर इंटू जी। और इनसाइड वॉल्यूम कितना लेंगे? 0.9V। तो इसलिए डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कितनी आ गई? 0.9 ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर।
डेंसिटी ऑफ वाटर थी 10⁻³ 900 kg/m³। तो इस तरह से हम इसके क्वेश्चन ट्राई करेंगे। एक बार नोट करो आप लोग, देखो क्लियर है सबको, सबका ही आंसर आया? Yes. यस। सर वेट के अंदर जो हमने रो ले रखा है उसके नीचे सबस्क्रिप्ट क्या है? एस, यस ये सर। पूछना, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ओके यानी सर। ये इसका नाम मैंने रो एस रख लिया, सॉलिड या सब्सटेंस जो भी ऑब्जेक्ट है। बस। डेंसिटी ऑफ वाटर ये 10⁻³ kg/m³ के मैंने मान लेते हैं, और ये ऑब्जेक्ट जो है का 1/3 वॉल्यूम आउटसाइड है। फाइंड डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ये जो भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है डन सर। इसकी डेंसिटी फाइंड कर लें। हाँ अभी देखता हूँ मैं, अभी 1-2 मिनट रुक जाएंगे और लोग ट्राई कर लें। डन सर। Done, sir. तो कितनी आ गई डेंसिटी? 666। हाँ, 2/3 ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। सबका ही आंसर आ गया? यस सर। यस। Yes. इसमें भी ऐसे Yes. करेंगे, वेट इक्वल टू अपथ्रस्ट वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इंटू जी। ये किसके बराबर होगा? अपथ्रस्ट 1/3 आउटसाइड है, तो इनसाइड कितना हो गया? 2/3 वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम इनसाइड 2/3 ऑफ द वॉल्यूम, इसमें से ये माइनस कर दिया हमने, इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। अप्रोक्सीमेटली इतनी डेंसिटी आ गई। आसान है क्वेश्चन? बस। यस। Yes. यस सर। हाँ चलो, अब आप लोगों को क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग ट्राई करके बताओगे मुझे।
A solid body floating in water has 1/6 of volume above the surface. What fraction of its volume will project upward if it floats in a liquid of specific gravity 1.2। ऐसा लिक्विड जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 है, उसमें इसका कितना वॉल्यूम का फ्रैक्शन बाहर होगा, ये आपको फाइंड करना है। ट्राई करते हैं पहले, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? यस सर। हाँ, जब ये वाटर में फ्लोट कर रहा है तो इसका 1/6 पार्ट बाहर है, वाटर के बाहर है, अबव द सरफेस। अगर इसी को दूसरे लिक्विड जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 है उसमें कर दें, फ्लोट कर दें, तो इसका कितना फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम बाहर होगा, ये फाइंड करना है हमें। डन सर। वेरी गुड। डन सर। Done, sir. Done, sir. ग्रेट। तो कितना आ रहा है आंसर? सर 11/36। 11/36 इज राइट आंसर। सबका ही आ गया आंसर? Yes, sir. Yes, sir. यस वेरी गुड। तो कैसे करेंगे हम इसे, देखते हैं। जो अपथ्रस्ट होगा वो इसके वेट के बराबर होगा, और फर्स्ट केस में जो अपथ्रस्ट है 1/6 वॉल्यूम बाहर है, तो अंदर कितना हो गया 5/6 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। ये वाला अपथ्रस्ट लगेगा वाटर में, और लिक्विड में कितना अपथ्रस्ट लगेगा? टोटल वॉल्यूम वी है, मान लें वी डैश बाहर है, और डेंसिटी, अगर इसकी डेंसिटी ऑफ वाटर ये है तो उसकी डेंसिटी होगी 1.2 डेंसिटी ऑफ वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू जी। इसको सॉल्व करना है, तो वी डैश आपका 11/36 दिया जाएगा, जो कि आउटसाइड वॉल्यूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबका ये आंसर आ गया? किसी कोई डिफिकल्टी तो नहीं है किसी स्टेप में?
तो फ्रैक्शन के लिए क्या कर देंगे, v डैश बाई v, 11/36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेंसिटी ऑफ आइस हमें गिवन है 0.918 ग्राम पर cc, and density of water 1.03 ग्राम पर cc, ऐसा क्या बना है। An iceberg is floating such that 224 meter cube volume is outside the surface. So find total volume of iceberg. डन सर। आंसर Okay, very good. तो कितना आंसर आ रहा है। Done, sir. कितना आंसर आ गया आप लोगों का। वॉल्यूम बताओ मुझे। सो 1835 अप्रॉक्स। 1835 नहीं नहीं, चेक करेंगे चेक करेंगे। तो क्या होगा, वेट इक्वल टू अपथ्रस्ट, वेट इक्वल टू अपथ्रस्ट। Sir, 251 approx. 251 नहीं, 224 तो बाहर है, 224 इससे काफी बड़ा आएगा। चेक करेंगे। तो क्या होगा, उसका जो वेट होगा वो अपथ्रस्ट के बराबर होगा, और उसका वॉल्यूम मैंने v मान लिया, तो v इंटू डेंसिटी ऑफ आइस, ये जो 0.918 है इंटू 10⁻³ कर दें तो SI यूनिट में आ गया। v रो जी ये वेट हो गया, और अब थ्रस्ट कितना होगा, टोटल में से 224 बाहर है, तो इनसाइड वॉल्यूम ये हो गया यस इंटू 1.03 इंटू 10⁻³। ये ध्यान रखेंगे, ये 10⁻³ से मल्टीप्लाई करने से SI यूनिट में हो जाता है, हालांकि ये कैंसिल हो रहे हैं आपस में इधर, इंटू जी। इसको सॉल्व करो तो देखो क्या आंसर आ रहा है।
V की वैल्यू 2060 आ रही है। हाँ 2060 मीटर क्यूब टोटल वॉल्यूम ये आएगा। तो सब में देख रहे हैं, बड़ा आसान फॉर्मूला है, वी रो जी ये लगाना है। अब थ्रस्ट इक्वल टू, खाली ये ध्यान रखना है जो इनसाइड वॉल्यूम है वो लेना है और लिक्विड की डेंसिटी लेनी है। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? यस मैं आपकी क्लास वाइंड अप करने जा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ तक ऑल ओके? Yes. यस सर। यस सर। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास यहीं तक करते हैं। गुड बाय स्टूडेंट्स, गुड बाय। और 7 बजे आप लोग क्विज दे Goodbye. देना।